हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर का लेक्चर 1 है और हम लोग बेसिक से वेक्टर के बारे में देखेंगे, वेक्टर क्या होते हैं और सारा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बेसिक चीज हम समझते हैं वेक्टर के बारे में। बेसिक चीज वेक्टर के बारे में क्या समझते हैं कि वेक्टर तो हम 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। यानी कि वेक्टर किसी भी चीज को वेक्टर का डिनोट करना है, वेक्टर का डिनोशन कैसे होता है। तो कोई वेक्टर है ए, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर हो गया। यदि एरो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल ए लिखा है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो वेक्टर हो गया। लेकिन सिंपल ये ए लिखा है इस तरीके से, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर नहीं है तो क्या है भाई, वेक्टर नहीं है तो एक वैल्यू है। ये क्या है, एक वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, तो फिक्स्ड वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो स्केलर हम कहीं ना कहीं ये वैल्यू, ठीक ना, यहाँ हम पढ़ने से पहले, ठीक ना, यहाँ पढ़ने से पहले हम वेक्टर और स्केलर से कहीं ना कहीं रूबरू हो चुके हैं। तो सभी लोग इनके बारे में, इसके बारे में पता होगा। क्या पता है भाई, वेक्टर के पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक। वो सारे चीज अभी हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। लेकिन स्केलर के पास क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखो, फर्स्ट चीज ही हमारा स्केलर और वेक्टर के बीच का जो क्या बेसिक डिफरेंसेस है, क्या है, उसी चीज को पढ़ना है। देखो क्या बोलता है फर्स्ट पॉइंट, कि स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड। क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, बट नॉट पोजेस डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है उसके पास। लेकिन वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डिफाइंड यानी कि डायरेक्शन होता है, एक डिफिनिट डायरेक्शन होता है उसके पास। एग्जाम्पल देख लो, जो अभी तक हम देखते आए हैं। क्या एग्जाम्पल में भाई, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सारे चीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, सारे स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक ख्याल, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो मास, अब देखो समझो भाई कैसे, ऐसे थोड़े है कि हम बोल दिए तो हो गया। अच्छा तुम मास को समझो, मास को हम कैसे लिखते हैं, मास या तो 2 kg, ठीक, या 3 kg, या 300 ग्राम, या 3 ग्राम, उस तरीके से होगा, या 1 लीटर, 2 लीटर। तो यहाँ समझो, ये तो सिर्फ एक वैल्यू मिल रहा है हमें यहाँ से। यहाँ से हमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है क्या, किसी भी तरीके के डायरेक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है कि क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है। यहाँ से हमारा ख्याल है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या होता है ये। वॉल्यूम उसी तरीके से, डेंसिटी भी उसी तरीके से, टेम्परेचर भी उसी तरीके से। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सुना होगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सुने तो भाई इसे तो सिर्फ वैल्यू देता है। हाँ तुम्हें 75 डिग्री सेंटीग्रेड या 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तुम्हें बुखार है, या इतना बुखार है, इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो क्या हमें डायरेक्शन बताता है कि इतना डिग्री तुम्हें नॉर्थ में बुखार है, या इतना डिग्री तुम्हें साउथ में बुखार है। या मास के ही बारे में बात करें तो तुम्हें कैसे, कभी ऐसा कोई बोलता है कि तुम 2 kg मार्केट से चीनी लाओ, नॉर्थ से 2 kg नॉर्थ से चीनी लाओ, 2 kg साउथ से चीनी लाओ, नहीं। हमें यदि शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तुम नॉर्थ से लाओ या साउथ से लाओ, या ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, कहीं से लाओ, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड है सेम उसी चीज से, ठीक। ये ये तो सबको सबको पढ़ा हुआ होगा क्या। अब देखो वेक्टर देख लो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कैसे क्वांटिटी होते हैं, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, देखो डायरेक्शन फिक्स्ड है। वेलोसिटी, एक चीज समझ लो कि यहाँ 2 टर्म दिया है, वेलोसिटी दिया है और एक स्पीड दिया है, और एक और टर्म दिया है, एक और टर्म क्या दिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जिन्हें नहीं पता है समझ लो, देख लो, हमें तो पता है, सबको पता होना चाहिए, 12th में आ गए हो। डिस्टेंस क्या होता है कैसा भी पाथ, कैसा भी पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ये 2 पॉइंट है ये, और यहां से हमारे यहाँ जाने का जो रास्ता है, ठीक। तो यानी कि हमारे इस पॉइंट ए से
मान लो कि ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ये है, ए से बी। तो ये डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, रास्ता चाहे कैसा भी हो, तो हमें हमेशा क्या लेना है, स्ट्रेट पाथ ही लेना है। ये जो पिंक वाला जो तुम्हें लाइन दिख रहा है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना भाई। अब जैसे कि मान के चलो कि ये रास्ता नहीं होता, कहीं इधर से रास्ता होता, ऐसे 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 ऐसे, तो ये डायरेक्शन डिस्टेंस में आ जाता। यदि ऐसे होता तो डिस्टेंस में आता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये यही होगा डिस्प्लेसमेंट। यही ये जो दिख रहा है हमें, यही हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावे कोई और नहीं हो सकता है, स्ट्रेट। ठीक, सेम कंडीशन वेलोसिटी और स्पीड में होता है। क्या होता है कि वेलोसिटी, देखो स्पीड क्या होता है, तुम गाड़ी चला रहे हो, बोल रहे हो कि 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, 20 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है भाई, चला रहे हो। तो तुम किधर भी चलाओ ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेलोसिटी जहां आ गया, वहां डायरेक्शन भी किसके, इस 20 किलोमीटर के साथ साथ ये डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो गया वेलोसिटी के केस में। तो इसलिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर आते हैं, देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर है, हमारे वेक्टर के अंदर है। लेकिन स्पीड स्पीड किधर गया, इधर। स्पीड और डिस्टेंस किसके अंदर है, हमारे स्केलर के अंदर है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्केलर के पास क्या होता है, सिंपल मैग्नीट्यूड और होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक, चलो एक बात समझ लो कि स्केलर आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड लाइक अ नंबर। जो स्केलर होता है, स्केलर भी हम क्या देखें कि स्केलर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। स्केलर हमारा क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, 1 2 3 10,000 1.1 10.1 कुछ भी, एनीथिंग, एनी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी, वो सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है, फिक्स्ड वैल्यू वाले हैं, वो सारे स्केलर हैं। तो जिस तरीके से इनका एडिशन करते हैं, उसी तरीके से हम स्केलर का भी एडिशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलो जी, अब आता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बात भी समझना है। चलो समझते चलो। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन, अपना पढ़ लो, समझ लो, ठीक ना। अब हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की बात पर, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ जो एरो दिख रहा है तुम्हें, मान के चलो कि ये जो डिस्टेंस है, कोई बंदा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। उसका मान लो घर है यहाँ पे, ए के पास है, और बी के पास उसका स्कूल है। ठीक, तो वो घर से स्कूल जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, घर से भाई वो स्कूल जा रहा है। यानी कि यदि वेक्टर के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना होगा, तो ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है। ए से कहाँ जा रहा है, बी। तो ऊपर एरो लगा दो, कहाँ, ए से बी। जब छुट्टी टाइम, ये तो क्या हो रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक, इससे यही ना पता चल रहा है कि ए से ए की तरफ क्या है, टेल है, और हेड किधर है, बी की तरफ। यानी कि एरो से क्या, एरो का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा चीज डिनोट कर रहा है जो कि कुछ इधर है, इधर से इधर आने वाला है, उसको डिनोट किया जा रहा है। तो एरो का मतलब तो सबको पता होगा। तो यानी कि ये जो अभी हम लिखे हैं ये चीज, ये क्या बता रहा है कि ए से बी कुछ जा रहा है। यानी कि ए से, यानी घर से स्कूल अभी जा रहा है कोई बंदा। लेकिन जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिख दें, इसका मतलब क्या हुआ कि बी से ए, यानी कि अब उसका छुट्टी हो चुका है और वो स्कूल से घर जा रहा है। तो ये एरो होता है, यानी जहां से जहां जाना होता है वो कहाँ होता है, उसको जो हेड होता है उसके नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, यही मेन होता है। तो वेक्टर आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर विथ, ये विथ है, ठीक है ना, विथ एन एरो अबव इट। ठीक, मान लो कि हम ए बी को क्या मान लें, मान लेते हैं कि ए बी जो है हमारा ए है, तो ए बी इक्वल टू ए वेक्टर, दोनों बराबर हो गया। जनरली हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं वेक्टर डिनोट करने के लिए, कैपिटल लेटर नहीं यूज करते हैं। तो ये चीज समझना है कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का ज्यादातर उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, करते हैं तो करते हैं। अब देखो मेन आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के टाइप। ठीक,
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से? शून्य से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? शून्य से। तो पहला हमारा वेक्टर क्या है? टाइप जीरो वेक्टर, ठीक। और जीरो वेक्टर को ही हम लोग एक और वेक्टर के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर दोनों क्या है? सेम है। जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है भाई? यानी कि जहां खत्म होता हो और वही टर्मिनेट हो जाए। यानी कि जो ये लाइन हमें दिख रहा था उस समय, ये ए से बी जा रहा है, मान के चलो कि ये ए और बी है, ए पर ही बी हो, यानी कि अब ये क्या हो जाए, इसी पॉइंट पे ए भी हो, इसी पॉइंट पे बी भी हो। इसका कुछ वैल्यू होगा क्या वेक्टर का? इस वेक्टर का कुछ वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। तो उस तरीके के वेक्टर क्या हो जाएंगे? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, दोनों को कुछ भी कहो, तुम्हारे ऊपर। ठीक, ठीक है। तो डिफाइन करना बाद क्या लिखोगे कि अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट या कोइंसाइड कर जाए तो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर का तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखो अभी रिप्रेजेंटेशन में नहीं देखे, ये बात समझ लो। ये तो वेक्टर हो गया, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेक्टर हमारा ये क्या ही बता रहा है? ये अभी हमारा दो चीज बता रहा है। इससे हमें एक डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा और दूसरा मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे, देखेंगे आगे कैसे क्या करते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं हम, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से होता है। अब देखो, वेक्टर होता है डायरेक्शन के साथ। मान लो कि वेक्टर ए हमारा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है। समझ गए यहां तक? चलो जी, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात। तो ये समझ में आया क्या होता है वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो वेक्टर का? जीरो होता है। बात क्लियर है? क्लियर है तो अब हम आगे बढ़े। चलो, सेकंड देखो, यूनिट वेक्टर। सेकंड क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है भाई? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? वन हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं? यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? वन हो जाए, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक, यूनिट वेक्टर को देखो। अच्छा, एक चीज और समझो, यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलो तो अगला देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर हिसाब किताब समझ लो इसका। देखना, जो वेक्टर हमारा है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है ना, जिसका यूनिट वन हो मैग्नीट्यूड। ठीक, तो जो वेक्टर होता है, इसको वाइट से ही करते नहीं, यानी कि जो वेक्टर है हमारा, ये होता है, वेक्टर हमारा जो होता है वो यूनिट वेक्टर के साथ साथ, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक ना। यूनिट वेक्टर के साथ ये किसमें मल्टीप्लाई होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। यानी कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना होगा या यूनिट वेक्टर लिखना होगा, या हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को क्या करना? याद करके रख लेना। ठीक है ना? ठीक है, तो इस रिलेशन को समझ लो, याद कर लो, काम का रिलेशन है। चलो, तो उसी तरीके से बहुत सारे वेक्टर होते हैं। अगला वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है भाई? लो, दो वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हो गए। दोनों क्या है आपस में? पैरेलल है। तो दोनों वेक्टर क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ये भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर उधर जा रहा है, एक वेक्टर उधर जा रहा है। ये कैसे पैरेलल हो गए? एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो जो हम सिंपल ज्योमेट्री में पढ़ते आए हैं ना, वही। तो यानी कि
ये सारे आपस में मिलकर भी क्या फॉर्म करते हैं, ये सारे आपस में मिलकर भी एक पैरेलल वेक्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ गई। चलो जी, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर क्या होता है? चौथा हमारा आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये सारे सारे कैसे वेक्टर हैं? ये सारे पैरेलल वेक्टर हैं। सारे कैसे वेक्टर हैं? लेकिन अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे हम मान लो वेक्टर ए लिए हैं, यहाँ पे वेक्टर ए लिए हैं, यहाँ वेक्टर बी लिए हैं, यहाँ वेक्टर सी लिए हैं। तो देखो सारे वेक्टर क्या सेम है आपस में? नहीं, लेकिन पैरेलल है आपस में। तो वैसे वेक्टर को क्या बोल देते हैं? लाइक या अनलाइक वेक्टर। अच्छा जी, तो लाइक वेक्टर क्या हो जाएगा? लाइक वेक्टर क्या होगा? जिसका डायरेक्शन सेम हो जाए। ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो ये कैसे हो जाएंगे? लाइक वेक्टर। अच्छा, तो अनलाइक क्या होगा? बात है ना कि अनलाइक वेक्टर कौन होगा? तो जिसके डायरेक्शन क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। तो यहां से हम डिनोट कर देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, तो ये इस डायरेक्शन में है, ठीक, ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक, एक उसको कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक ना, एक इस वेक्टर को तुम इधर ले लो। तो ये दोनों वेक्टर, ये और ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। लेकिन आपस में ये दोनों कैसे होंगे? सॉरी, ये दोनों वेक्टर तो लाइक वेक्टर हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे वेक्टर होंगे? समझ में आ गई बात? अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में, यानी सिंपल समझो, सिंपल भाषा में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों कैसे वेक्टर है? सेम डायरेक्शन है, तो ये लाइक वेक्टर है। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों कैसे वेक्टर हो गए? अनलाइक वेक्टर। कैसे वेक्टर? अनलाइक वेक्टर। क्यों अनलाइक वेक्टर हो गए? इसे तुम भूल जाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमें कंफ्यूज कर रहा है, ठीक। और देखो, सबसे मजे की बात होना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल भी होने चाहिए। दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल भी होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया लाइक अनलाइक वेक्टर। अगला वेक्टर का टाइप देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर कुछ नहीं होता है, आपस में पैरेलल हो गया, सेम प्लेन में होना चाहिए, यानी कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, कोलिनियर हो गया। या फिर मान के चलो कि एक वेक्टर यहाँ से इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से है, दोनों का क्या इनिशियल पॉइंट सेम है, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, ठीक। ठीक है ना। या दो वेक्टर टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर, ठीक। अगला आता है कि को इनिशियल वेक्टर। ये कुछ लोग नए टर्म सुन रहे होंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है ना कि एक कोई पॉइंट है, ठीक, और इस पॉइंट से यहां मान के चलो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक, ये कोई पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से क्या हुआ ना कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। तो ये सारे वेक्टर क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट से निकल रहे हैं। एक पॉइंट से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? तो वैसे वेक्टर को, यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट जो हो सेम हो, वैसे वेक्टर को क्या बोल देते हैं? वैसे वेक्टर को अपन लोग बोल देते हैं को इनिशियल वेक्टर है। बात समझ में आ गई? तो मेरे को लगता है कि सारा लगभग हो गया। अच्छा, एक होता है इक्वल वेक्टर। देखो, नाम में ही सारे वेक्टर का डिफिनेशन है, ऐसा नहीं कि कुछ छूट भी जाए तो ऐसा भूलने वाला। इक्वल वेक्टर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे आपस में। बात समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया।
अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखो अगला टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, यानी कि सम ऑफ, बात समझते चलो क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू वेक्टर ओवरलाइन ए, ओवरलाइन ए एंड ओवरलाइन ए वेक्टर ए, टू वेक्टर ओवरलाइन क्या हुआ लिखा है भाई, ये कुछ गड़बड़ लिखा गया क्या, देखते हैं अभी एक सेकंड। अच्छा सम ऑफ, अच्छा ये ओ वेक्टर है, सम ऑफ टू वेक्टर, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जा। सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड एज ए, इज डिनोटेड एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक ना, डिनोटेड एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए। देखो हम बताते हैं सिंपल क्या बोल रहा है, दो वेक्टर है, तो वेक्टर है ए और बी, तो दोनों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमें दिखाना है। रिजल्टेंट हम कैसे दिखाते हैं, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है, यही बात बोल रहा है इतने में, ठीक है। चलो अब देखते हैं पहला, ये क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए, ये भी इसी लगा है, समझ आ रहा है ना, या इसको काट के तुम यहाँ वेक्टर ए से भी कर सकते हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन, तब उसका अलजेब्रा क्या होगा उसको समझो। यानी कि कहने का मतलब एक वेक्टर ए है, ठीक, इसका इधर डायरेक्शन है, एक वेक्टर बी है, उसका भी डायरेक्शन इधर, ये कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये कैसा वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन इसी इधर ही होगा, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझेंगे तो इसका कहने का मतलब गणित इसका क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों की मैग्नीट्यूड की क्या है, सम है, ठीक है, यही है यदि सेम डायरेक्शन में है तो। अच्छा अब मान के चलो कि वेक्टर ए हमारा इस डायरेक्शन में, कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक, और एक चीज यहाँ कंडीशन दिया है कि वेक्टर ए बड़ा है, मान के चलो थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक, छोटा हो गया ये, है ना, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, जो बड़ा वाला वेक्टर है उसके डायरेक्शन में होगा, तो बड़ा वाला वेक्टर इधर है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए में से माइनस हो रहा है ना वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो गया इसका, यानी कहने का मतलब। अच्छा एक बात समझ रहे हो कि यहाँ रिजल्टेंट हम वही लिखेंगे वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी, लेकिन इसका कहने का मतलब बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है, देखो रिजल्टेंट तो ऐसे होना चाहिए ये, ठीक, लेकिन बहुत सारे बुक में ये चीज लिखा होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि ये तो डायरेक्शन वाइज हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है, ये मान लिए कि इसका डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखो वेक्टर ए हो गया, अब प्लस ऑफ, ये कैसा वेक्टर है, माइनस बी, हुआ कि नहीं यही चीज, इसलिए वैसा कर देते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस, देखो रिजल्टेंट यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है, ये जो है वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी हम लोग रिजल्टेंट, यानी कि हमें वेक्टर में रिजल्टेंट को शो करना है, ठीक ना, रिजल्टेंट को शो करना है, तो रिजल्टेंट को शो करने का एक ही तरीका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम, इसको तुम क्या करो, अंडरलाइन कर लो, अच्छे से लिख लो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक यही सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे यही चीज लिख देंगे,
वेक्टर ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है ये, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का सम, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिजल्टेंट, ठीक ना, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये नहीं कि सम है, क्या है वो, वेक्टर ए बड़ा है उसमें से माइनस हुआ है वेक्टर बी, और ऐसा तुम लिखोगे तो ये नहीं कि गलत है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो तुम कोशिश करो कि जो बुक्स में देते हैं वही पढ़ो। तो ये ए प्लस बी से कंफ्यूज नहीं होना है, ए प्लस बी किस लिए है, उसी लिए है, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए है, वैसा नहीं कि दोनों को ऐड कर देना, ऐड भी करोगे तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक, समझ आएगा ना, डायरेक्शन वाइज देखोगे तो, ये डायरेक्शन बता दिए हम, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ट्रायंगल लॉ, तो ये शायद सभी को पता होगा कि दो है वेक्टर, ये होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, यानी कि इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर, कैसे कितने वेक्टर होने चाहिए, दो वेक्टर, यदि दो वेक्टर हो ए एंड बी, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, लाई अलोंग दी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड ऑफ कॉन्सेक्यूटिव बॉर्डर, कॉन्सेक्यूटिव बॉर्डर में होना चाहिए, एक बात समझ लो, ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों कैसे हैं, कॉन्सेक्यूटिव बॉर्डर में है, ठीक ना, दोनों कैसे हैं, कॉन्सेक्यूटिव बॉर्डर में है, तभी ये चीज फॉलो होगा, लिखा है ना, एक कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर, तो इसको समझने के लिए ये ऐसे नहीं कैसे लिख दिया है, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि देखो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक, ये वेक्टर ए है और ये दोनों वेक्टर कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, यही दोनों नहीं, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, मान के चलो कि ये और ये है, कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, नहीं कि देखो ये वेक्टर यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाना चाहिए, तो ये कॉन्सेक्यूटिव होता है, यानी कि पहले का हेड दूसरे का टेल, इसका देखो टेल है, इसका देखो टेल है यहाँ पे इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का यहाँ पे क्या है, हेड है, तो ये कॉन्सेक्यूटिव होता है, जैसे कि ये हो गया और ये यहीं से शुरू कर दो तो ये क्या हो गया, कॉन्सेक्यूटिव, लेकिन यहाँ एक खत्म हुआ वेक्टर, और यहाँ से हम क्या किए कि वेक्टर ऐसे कर दिए, तो क्या कॉन्सेक्यूटिव हुआ कि नहीं हुआ, ये कॉन्सेक्यूटिव, यानी कि एक वेक्टर मान लो यहाँ है और दूसरा वेक्टर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा वेक्टर हम यहाँ से, तो कॉन्सेक्यूटिव हुआ क्या, नहीं, जहाँ खत्म हो रहा है वहां से, ठीक। चलो, तो ये वेक्टर दूसरा को खत्म होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक देखो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी मान लिए, जरूरी नहीं नेक्स्ट होना होगा, वो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बात समझ में आई। ठीक है ना, ये ट्रायंगल लॉ है, उसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ, देखो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम को यदि बीच से हम डायगोनल को ऐसे करते हैं कनेक्ट, तो देखो ये हो गया और यहाँ से दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल बन जाएंगे, क्या हो गया, देखो यहाँ से दो कॉन्सेक्यूटिव हो गया, फिर से ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, यदि ये वेक्टर ए रहा ये वेक्टर बी रहा तो और ये पैरेलल है आपस में, ये दोनों, तो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी वेक्टर बी, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी वेक्टर है, बस यही है, ठीक है, हाँ, ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए वैसे हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, देखो इस लॉ को एक और लॉ बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर लॉ, यानी कि लूप लॉ से भी जानते हैं, लूप लॉ, ठीक है ना, लूप लॉ क्या होता है कि एक क्लोज्ड है ये फिगर, ऐसा यदि मान के चलो कि बहुत बड़ा क्लोज्ड फिगर एक बन रहा है, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे, बहुत बड़ा क्लोज्ड फिगर, और सभी के ऐसे ऐसे हैं, ठीक ना, सारे कनेक्टेड है ऐसे, और एक यहाँ दे दिया ऐसे, बात समझ में आई, ये वेक्टर ए है, सारे वेक्टर ए है, ठीक, सारे वेक्टर कैसे हैं, वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, अब ये मान लो वेक्टर एक्स है, हमें बोल दे कि भाई हमें वेक्टर एक्स क्या होगा पता करो, तो हम यहाँ यही काम करेंगे, जो ये काम किया है ना यही काम करेंगे, ठीक, तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ एक्स का एक पॉइंट यहाँ है, एक्स का एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से शुरू करेंगे और इसी डायरेक्शन वाले को हम पॉजिटिव मान लेंगे, इस डायरेक्शन वाले को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक। देखो कितने वेक्टर ए है, वेक्टर ए एक यहाँ है तो वेक्टर ए प्लस इसी डायरेक्शन में ये भी है,
तो प्लस ऑफ वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए प्लस, मान के चलो कि एक इधर बीच में समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, वेक्टर को, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं। ठीक ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर अगला है इसी डायरेक्शन में है जिस वेक्टर पॉजिटिव लिए हैं, वेक्टर ए। अगला देखो क्या हो रहा है, उसी के उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक, फिर अगला उसी डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव वाले में, फिर ये भी पॉजिटिव में है, फिर ये भी क्या हो गया, देखो ये निगेटिव में हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर ए। ये पॉजिटिव में है तो प्लस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये कैसा है, उल्टा डायरेक्शन में है, उल्टा में है ना, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड कर दो, देखो ये काट दो, दो दो माइनस था हमारे पास, इसको हम भेज देंगे इधर इस साइड, तो 1 2 3 4 4 वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर एक्स। रिलेशन आ गया कि नहीं, यहाँ से मैग्नीट्यूड वगैरह पता रहेगा, हमें वेक्टर दिया रहेगा, वेक्टर ए मान के चलो दे देगा कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नहीं निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो नहीं हो जाएगा। तो वैसे ये लूप लॉ था हमारा, ये क्या था हमारा, ये हमारा लूप लॉ था। ठीक, ये हमारा क्या था, लूप लॉ था। चलो, तो यही, ये भी जो चीज है ये भी लूप लॉ ही है, बात समझ में आ रही है, ये भी क्या है, ये भी हमारा लूप लॉ के जैसा ही है। देखो कैसे है, ये वेक्टर है, इसको हम मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, ये तुम भूल जाओ कि ये कुछ ए बी सी वगैरह लिखा है, हम मान लेते हैं ये वेक्टर एक्स है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो यहाँ से हम मान लेते हैं इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक, तो हम वेक्टर ए लिखेंगे। ठीक, अगला जस्ट इसके जहाँ इसका हेड खत्म हो रहा है वहां से इसका टेल है, कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है भाई, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, माइनस हो जाएगा, ये उल्टा डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव होता, जस्ट यहाँ से यदि ऐसे होता, यानी कि जहां इसका हेड खत्म हो रहा है दूसरे का टेल वहां स्टार्ट होता, तब पॉजिटिव ले लेंगे। कॉन्सिक्यूटिव रहेगा तो पॉजिटिव चलते रहेगा, जहां कॉन्सिक्यूटिविटी कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक होगी वहां से हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। देखो यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो माइनस ऑफ वेक्टर, हम इसको एक्स माने थे, और लूप लॉ क्या बताए थे अभी कि सारे वेक्टर का सम क्या हो जाता है, 0। यहाँ से देखो वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी, क्या मिल गया हमें, वेक्टर एक्स मिल गया। क्या इस वेक्टर एक्स को अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, यही चीज लिखा है, क्या इस वेक्टर एक्स को इन्होंने यही चीज लिखा है, बस बात समझ में आ गई। तो यही था हमारा पॉलीगॉन, बात समझ में आ गई। वही जी, एक पढ़ लो, ये भी क्या लिखा है कि इफ n माइनस वन साइड ऑफ अ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए बी सी इन कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, देन nth साइड रिप्रेजेंट देयर सम, यानी कि मान लो कि पॉलीगॉन है जिसका n साइड है टोटल। ठीक, टोटल कितने साइड है, n साइड है, तो जो उसके nth साइड होगा, जो उसका क्या होगा, nth साइड होगा, वो क्या करेगा, वो 1 से लेकर के n माइनस वन साइड तक का क्या देगा, सम। सम होगा कि नहीं, ये जो nth साइड है वो n1 से लेकर के, फर्स्ट साइड से लेकर के जो n माइनस वन साइड होंगे उन सारे का क्या देगा, सम देगा। यही चीज बोल रहा है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो आगे प्रॉपर्टीज है वेक्टर का, तो वेक्टर प्रॉपर्टीज में उतने कोई खास बात नहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ए हो जाता है, यानी कि तुम वेक्टर ए प्लस बी करो या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, बात बराबर है। इसको हम कैसे प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये हम सिंपल पढ़ते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ये तो सिंपल है भाई, 10th में पढ़, 9th 6 7th में पढ़ते हैं। ठीक, अगला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, या तुम एक बार वेक्टर ए प्लस बी को पहले ऐड करो उसके बाद सी को ऐड करो। ठीक, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी, इसको सीखो, यानी कि तुम वेक्टर ए में जीरो वेक्टर यानी कि नल वेक्टर, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ऑलरेडी जीरो है, तो यानी कि तुम वेक्टर ए में किसी भी चीज में जीरो तुम ऐड करोगे तो वही चीज मिल जाएगा। वही बोल रहा है कि वेक्टर ए प्लस ऑफ जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा, हमें वेक्टर ए ही मिल जाएगा फाइनली, वेक्टर ए ही मिल जाएगा हमें फाइनली। ठीक है, चलो अगला वेक्टर क्या, अगला बात क्या बोल रहा है कि हम इसके इनवर्स यानी कि वेक्टर ए में हम माइनस ऑफ वेक्टर ए ऐड करेंगे, जीरो वेक्टर होगा। इसको डायग्राम से समझो, वेक्टर ए कहने का मतलब मान के चलो कि इधर वेक्टर ए होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए,
माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम है। या तो ये हो सकता है वेक्टर ए, डायरेक्शन तो शो कर दिए ना, अब माइनस शो करने का कोई ये नहीं बनता है, ठीक। या फिर ऐसे हो सकता है कि वेक्टर ए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर वेक्टर ए इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर ए इधर जा रहा है, क्या हो गया, जितना उधर मैग्नीट्यूड है उतना इधर है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों एक दूसरा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो प्रॉपर्टी से समझोगे सब कुछ इजी लगेगा डायग्राम से। अब देखो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली, तो k1 इंटू वेक्टर ए, k2 इंटू वेक्टर ए, इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर। अगला प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है कि k है तो वेक्टर ए, तो भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ सोचना ही नहीं है, बात समझ में आई। अगला प्रॉपर्टी देख लो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये फालतू का है, समझ लो ऐसे एक बार, काम आ जाए कहीं। वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो लेस देन इक्वल टू वेक्टर, यानी कि पर्सनली जो ऐड करोगे उससे लेस देन और इक्वल टू होता है। यानी कहने का मतलब देखो, वेक्टर ए है प्लस की है वेक्टर बी, ये किससे लेस होगा या इक्वल होगा, किससे, इसके इंडिविजुअल तुम फैक्टर से ऐड करोगे वेक्टर को, यानी कि ए प्लस बी क्या हो गया, रिजल्टेंट। या तो इसके इक्वल होगा इंडिविजुअल के, यहाँ माइनस लगा रहेगा तब पर भी ये प्लस के इक्वल, बात समझ में आ गया। इससे छोटा ही होगा या इससे बड़ा। दूसरा कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी जो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो या तो बड़ा होगा या तो छोटा, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से, मॉडुलस से, तो मॉडुलस हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, कहां से, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी बना करके रख दिए हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना है, कहां से, साउथ से 30 डिग्री वेस्ट, साउथ हमारा ये है, वेस्ट हमारा किधर है, इधर है, तो साउथ से हमें 30 डिग्री वेस्ट चलना है। मान के चलो कि यही है हमारे पास, तो भाई डायग्राम स्केल है नहीं, तो हमें साउथ से चलना है। यहाँ जो क्वेश्चन लैंग्वेज बोल रहा है ना, लैंग्वेज को समझो, इसको थोड़ा और बड़ा कर ले क्या, लैंग्वेज को समझो, क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री चलना है, यानी कहां से, साउथ से चलना है, किधर चलना है, वेस्ट की ओर चलना है, ठीक है भाई। यहां से मान लिए हमारा यही हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या शो करना है हमें, 40 किलोमीटर, लो लिखने में क्या जाता है, लिख दिया, हो चाहे ना हो, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया 30 डिग्री, साउथ से 30 डिग्री हो गया, ऐसे डिनोट कर दो कि साउथ से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो ये 30 डिग्री। कुछ था क्वेश्चन में, यहाँ मान लो ओ है, ये वेक्टर, ये पी है, पॉइंट ओ पी, यहाँ लिख दो। ओ पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 किलोमीटर है। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें आता है। अब देखो फिगर में बोल रहा है कि बताओ कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल वेक्टर कौन है, नहीं पता चल जाएगा। कोलिनियर क्या, ये बोल रहा है कि स्केल दिया है हमें 1 यूनिट है, एक जो ये फंदा है ये एक, ये सारे 1 यूनिट है, ये सारे 1 यूनिट के हैं, नहीं पता चल जाएगा हमें, हमें नहीं पता चल जाएगा, कुछ है इसमें। तो कोलिनियर देखो, कोलिनियर इसमें पता चल रहा है, वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा, एक ही प्लेन में है कि नहीं है, और वेक्टर डी दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ये एंटी डायरेक्शन में, तो कोलिनियर में कौन आ जाएगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी। डी क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस ऑफ वेक्टर डी हो गया, और लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर, ये क्यों नहीं हुआ, समझ में आएगा ना, कि उसके प्लेन से, उसके जिस प्लेन में ये वेक्टर जा रहे हैं, ये सारे प्लेन इधर जा रहे हैं, या तो इधर जा रहा है किधर जा रहा है। अब इसमें एक वेक्टर डी है जो इस डायरेक्शन को पकड़ा, बी है जो वेक्टर इस डायरेक्शन को पकड़ा है, ये वेक्टर ए था इस डायरेक्शन में, ये सी था, ये डी है, ठीक।
तो ये क्या हो गया, ये सारे एक प्लेन में दिख रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कोलिनियरिटी को। इक्वल वेक्टर कौन है, तो देख लो किसका स्केल है, दिया ही है हमें, यूनिट देख लो, वहां से हमें कोलिनियर के बारे में अंदाजा लग जाएगा। देखो ये 1 2 3 है बी का, यानी कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है, सी का मैग्नीट्यूड 2 है, डी का मैग्नीट्यूड कितना है, डी का मैग 1 2 3 है। क्या पता चला कि वेक्टर बी और डी क्या है, आपस में इक्वल है, और वेक्टर ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन इक्वल का कुछ और भी तो मतलब होता था। इक्वल वेक्टर क्या होता था कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, इक्वल। तो क्या यहाँ पे वेक्टर बी और डी का जो डायरेक्शन है वो सेम है, नहीं है, इसलिए सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड सी, दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है। कोई इनिशियल, कोई एक पॉइंट उठाओ, इस पॉइंट पे देखो कोई स्टार्ट होने वाला है, एक ही पॉइंट से नहीं, इस पॉइंट को उठाओ, देखो यहाँ से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा कोई नहीं, ठीक, कि एक पॉइंट से कोई एक पॉइंट उठा लो, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो सारे क्या हो जाएंगे, कोई इनिशियल वेक्टर। देखो वेक्टर बी वेक्टर, तो थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और तुम्हारा वेक्टर डी हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा, और वेक्टर सी भी तो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर सी हो जाएगा। ये क्या हो गया, कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। अब एक चीज समझो, बोल रहा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कौन है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये जो इसी से बाउंडेड है, ये सारे क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो ये एक्स वाई प्लेन में हमें क्या लिखना है, जो भी वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो लिखना है हमें। देखो ये जो मैग्नीट्यूड हमें दिया है इसका, वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर आर है ये, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब क्या मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। देखो तो जो क्वेश्चन में दिया है, हम मान लेते हैं कि वेक्टर आर जो है, मान लो कि वेक्टर आर जो हमें दिया है, देखो डायरेक्शन यहाँ दे रखा है इसका, एक्स और वाई, ठीक ना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं वेक्टर एक्स जो है, वेक्टर आर जो है एक्स आई कैप, और वेक्टर आर जो है एक्स आई कैप और वाई जे कैप है, ठीक है। और ये ठीक यानी यूनिट वेक्टर है, ठीक ना, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर आर हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि 1 आ जाए तो यूनिट वेक्टर हो जाता है। इसका भी वेक्टर आर का भी क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट लो। अच्छा इसको हम लोग ना इधर काट करके इधर बना रहे हैं, ये एक्स दिया है हमें, ठीक, और ये कुछ ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे वाई है, ये वाई है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये थीटा शो कर रहा है हमें, और ये क्या है, वेक्टर आर है। तो इसका कंपोनेंट एक्स पर क्या होगा, इस पर एक्स पर क्या होगा, इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और वाई पर इसका कंपोनेंट इधर आएगा, जो इधर आएगा वही हो जाएगा इसका, तो वाई पर क्या हो जाएगा इसका, आर साइन थीटा, यानी कि एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, कॉस थीटा है कि नहीं है। सेम वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर का मैग्नीट्यूड 1 है तो साइन थीटा। बात क्लियर है, ठीक। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर वेक्टर आर को हम यही क्यों माने हैं, क्योंकि देखो एक्स वाई तो कुछ भी नंबर हो जाएगा, एनी नेचुरल नंबर या रियल नंबर कुछ भी मान लो, ठीक, एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्वेश्चन में ये स्पष्ट किया है कि एक्स वाई प्लेन है, इसलिए हम ये आई कैप को देखो, एक्स डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई को हम लोग जे कैप बोलते हैं, और जेड वाले डायरेक्शन को हम लोग के कैप बोलते हैं। इसको हो सके तो अपना याद कर लो, समझ लो, ऐसे सबको याद होगा, ठीक, बात सही है यहाँ तक।
चलिए जी, यहाँ तक बात सही है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब जो देखो वेक्टर आर को अब हम क्या लिख सकते हैं, जहां जहां एक्स है वहां कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा आई कैप, ठीक, प्लस वाई के जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा जे कैप। मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग क्या पढ़ते थे, अंडर रूट में जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 अंडर रूट में है तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो वेक्टर आर हमारा फाइनली क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। तो हम क्लियर हो गए यहाँ से कि भाई हाँ यूनिट वेक्टर है। तो हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया कि यही हमारा यूनिट वेक्टर है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा आई कैप जे कैप। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ से एक चीज और, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक बात समझो, ये सर्कल होता है तो सर्कल का इक्वेशन यहीं से आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आंसर क्या है, ये है कि वेक्टर लिखो, तो यही हमारा वेक्टर है। ठीक है, यही हमारा वेक्टर है। बात समझ में आई, आई तो बहुत बढ़िया। अगला देखो बोल रहा है, समझ लो लैंग्वेज है सिर्फ, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर एक्स वाई एंड जेड सो दैट वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के इक्वल हो जाए। तो जो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, अच्छा, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल हो जाए। इक्वल कहने का मतलब कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए तो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। देखो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे भाई वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। वेक्टर बी कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, सॉरी के कैप है, ये देखो ये सारे एक्स आई कैप है वाई कैप है के कैप है, ठीक ना, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, ऐसे लेंदी है समझ लो। यहाँ 1 हो गया, बात समझ में आ गई। फिर यहाँ क्या करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी तो इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ये 4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। या जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बात समझ में आ गई, ऐसे सॉल्व करना था। यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, देखो इक्वल है आपस में तो एक्स जो आई का जो कोफिशिएंट है वो सेम होगा, के कैप का कोफिशिएंट आपस में सेम होगा, और जे कैप का कोफिशिएंट आपस में सब आपस में सेम हो जाएंगे। तो वही लिखा है कि नोट दैट टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग component are equal, thus the given vector a and b, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b will be equal if and only if x equal to 2 y equal to 2 z equal to 1। कंपेयर कर दिया है। एक क्वेश्चन ये ले लो, ये क्या बोल रहा है कि लेट वेक्टर a, ये वेक्टर a है वेक्टर b है, ठीक, इज वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b। पूछ रहा है हमसे क्या वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल है, यस और नो में यहाँ जवाब दो। आर द वेक्टर a एंड वेक्टर बी इक्वल, वही बताना है कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। तो कैसे पता करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल। यदि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है हम यहाँ आंसर नो दे देंगे, यानी कि इक्वल हो गया तो यस दे देंगे आंसर, नहीं इक्वल हुआ तो नो आंसर दे देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट है और जे कैप का जो कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 4 कितना गया, रूट 5। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
आई कैप का जो कोफिशियंट है और जो जे कैप का है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से क्या है? इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। यस, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और समझो भाई, यहाँ फंसा दिया हमें। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल नहीं है। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। दो क्वेश्चन यहाँ पूछा हमसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है क्या? और दूसरा पूछ रहा है कि जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं, अब वेक्टर पूछ रहा है। देखो, मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों अलग अलग चीज हो जाते हैं। ये बात तो अभी समझे थे। क्यों, कैसे समझे थे भाई? क्योंकि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे पता चलता है? तो जो वेक्टर है उस वेक्टर को उसके यूनिट डायरेक्शन से डिवाइड करो, तो सारे अलग अलग होते हैं। ये रिलेशन होता है इनमें, जो अभी रिलेशन हम देखे थे। ठीक, तो ये तो पूछ दिया कि वेक्टर के आपस में इक्वल है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का इक्वल है। यस, यानी कि इस पहले वाले का जो आंसर है, ये जो पहले वाले का आंसर है यस हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसका आंसर है वो यस हो गया। अब क्या इसके लिए तुम यस बोलोगे या नो बोलोगे? आर द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, पूरा वेक्टर पूछ रहा है। क्या ये टोटली वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है? इसके लिए क्या क्या हमारा जो रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ देखो, मान के चलो कि हम इस यदि कार्टेशियन प्लेन पर खड़े हैं, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा 1 यूनिट गया है, जो कोफिशियंट है वही ना हमें शो कर रहा है। यानी कि जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन है होता है, ये वाई डायरेक्शन होता है। तो एक्स डायरेक्शन में कहने का मतलब कि वो जो हमारा वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट गया है। ठीक, एक्स डायरेक्शन में कितना गया है? 1 यूनिट गया है। मान के चलो यहीं तक गया है। अच्छा जी, एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट गया है? 1 यूनिट। ठीक, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, ये समझ लो। लेकिन वेक्टर बी जो है कितना गया है? ये 2 यूनिट गया है। कितना यूनिट गया है? 2 यूनिट गया है। वाई में देखो, वेक्टर ए गया है 2 यूनिट, वाई में वेक्टर ए गया है 2 यूनिट, लेकिन वेक्टर बी 1 यूनिट गया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो दोनों में दिख रहा है कुछ डिफरेंस, यानी कि एक एक्स में चल रहा है 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट चल रहा है। ये 2 यूनिट चल रहा है वाई में, तो ये 1 यूनिट चल रहा है। तो क्या ऐसे को हम इक्वल बोल सकते हैं? तो ऐसे को नहीं, हम लोग इक्वल नहीं बोलते हैं। तो हम लोग सीधा बोलेंगे आंख मूंद करके कि भाई सुन ले एक बात, तुम हमारे मैग्नीट्यूड वाले तो इक्वल है, हमारे मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन तुम दोनों इक्वल नहीं हो। क्यों इक्वल नहीं हो? क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? तो इसका आंसर स्पेसिफाई करोगे ना। यहाँ देखो, क्यों नहीं है? बिकॉज देयर कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, कंपोनेंट आर नॉट इक्वल। दिख रहा था सीधा कि भाई एक्स एक्सिस में एक यूनिट चल रहा है एक्स में, तो दूसरा एक्स में कितना चल रहा है? 2 यूनिट। जब ये जो 1 यूनिट चल रहा था तो इधर 1 यूनिट चल रहा है, इधर 2 यूनिट चल रहा है, यानी कि अलग अलग चल रहे हैं, कंपोनेंट सबका अलग अलग है, इसलिए इक्वल नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्केलर से स्टार्ट करेंगे, और कुछ कंसेप्ट यदि बचे होंगे तो उसको भी हम लोग उठा लेंगे उस वीडियो में। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन एंड